हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे कंपनीज एक्ट का एक नया चैप्टर जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कंपनीज। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। बेसिकली ये चैप्टर पूरा डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर हम कई सारी कंपनीज और उनकी डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ काइंड्स ऑफ कंपनीज की, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज को 7 बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। आपके सामने ये काइंड्स ऑफ कंपनीज का चार्ट मैंने बना रखा है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से आपको कंपनीज का डिवीजन बता रखा है। तो पहला बेस है हमारा इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है लाइबिलिटी, तीसरा होगा हमारा मेंबरशिप, चौथा होगा हमारा कंट्रोल, पांचवा होगा ओनरशिप, छठा होगा हमारा ऑब्जेक्ट और सातवां होगा वर्किंग। 7 बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। पहला बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनीज को हम इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें टोटल 3 तरीके की कंपनीज देखनी है। पहली होती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी, जो कि गिवन है हमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के अंदर। दूसरी है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी और तीसरी है चार्टर्ड कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बेसिस की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पर हम कंपनी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, दूसरी है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमें सेक्शन 2 क्लॉज 92 में गिवन है, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज की अगर हम बात करें तो उसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स हमें सेक्शन 2 क्लॉज 22 में मिल जाएगी, लिमिटेड बाय गारंटी हमें सेक्शन 2 क्लॉज 21 में मिल जाएगी। उसके बाद आता है हमारा थर्ड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के बेसिस पे हम कंपनीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक कंपनी, जो हमें गिवन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71 के अंदर। दूसरा होता है हमारा प्राइवेट कंपनी, ये हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। तीसरा होती है हमारी ओपीसी 1% कंपनी, जो हमें दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर। फोर्थ है हमारा स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर। तो ये 4 तरीके की हमारी कंपनीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। उसके बाद देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। उसके अंदर हमें 5 कैटेगरी बता रखी है। पहली होती है हमारी होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर। दूसरी होती है हमारी सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर। तीसरी होती है हमारी एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर। उसके बाद होती है हमारी सिस्टर कंपनी और फिर आती है हमारी ग्रुप कंपनीज। सिस्टर कंपनी और ग्रुप कंपनीज के बारे में कम ही स्टूडेंट्स ने सुना होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये कौन सी कंपनीज होती हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला बेसिस, जो कि होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हम कंपनीज को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होती है हमारी फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, दूसरी होती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45। उसके बाद हम अगर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कंपनी को डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारी कई सारी कैटेगरीज आ सकती हैं। एक होती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 के अंदर जो है ऐसी कंपनीज के बारे में बता रखा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के पर्पज से बनती है, यानी इन कंपनीज का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो ये हमें सेक्शन 8 में गिवन है, तो जनरली इन कंपनीज को बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनीज। उसके बाद आती है हमारी बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग के ऑब्जेक्ट के लिए बनी होती है। फिर आती है इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस के ऑब्जेक्ट के लिए बनी होती है। उसके बाद आती है हमारी एनबीएफसी। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए। तो इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? लोन देना। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इस तरीके से और भी कई सारी कंपनीज को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जिस हिसाब से कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम कंपनी को यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। वर्किंग के बेसिस पे हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है हमारी एक्टिव कंपनी, यानी वो कंपनी जो चल रही है, यानी जो काम कर रही है। दूसरी होती है डोरमेंट कंपनी, यानी वो कंपनी जो काम नहीं कर रही, अभी इस वक्त वो काम नहीं कर रही, बाद में करेगी। तीसरी होती है हमारी डिफंक्ट कंपनी, यानी वो कंपनी जो डोरमेंट थी लेकिन अब डोरमेंट से भी एक कदम आगे बढ़ चुकी है, कई साल हो गए उनको काम ना करते हुए, तो वो हमारी डिफंक्ट के अंदर आ जाती है। तो ये हो गया हमारा कंपनीज का डिवीजन। मैंने आपको बता दिया कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। तो अगर मैं बात करूं हमारे सबसे पहले बेसिस की, तो यहाँ पर आपके सामने है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमारी 3 कंपनीज आएंगी। सबसे पहले होगी हमारी चार्टर्ड कंपनी। चार्टर का मतलब होता है स्पेशल, यानी ये कुछ स्पेशल टाइप की कंपनीज होती हैं। कंपनीज विच आर क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल रॉयल चार्टर्ड इशूड बाय द किंग और क्वीन ऑफ द कंट्री। तो जिन कंट्रीज के अंदर किंग और क्वीन का राज चलता है, उन कंट्रीज में इस तरीके की कंपनीज बनाई जाती हैं। एक चार्टर्ड इशू करा जाता है बाय किंग और क्वीन, उसके द्वारा जो है इन स्पेशल टाइप की कंपनीज को क्रिएट किया जाता है। चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करा जाता है बाय किंग और क्वीन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे एक चार्टर कंपनी स्टेब्लिश करी जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और उस चार्टर्ड के थ्रू उस कंपनी को ट्रेड मोनोपोली करने का राइट दे दिया जाता है। यानी वो कंपनी जहां पर भी जाएगी वहां अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगी। इस चार्टर्ड कंपनी का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है 1947 से पहले इंडिया में
ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई एक चार्टर्ड कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंग्लैंड की कंपनी है जो 1600 में एक स्पेशल चार्टर्ड इशू करके बनाई गई थी। इस कंपनी को बनाने का पर्पस ही इंडिया के ऊपर कब्जा करना था। जैसे ही ये कंपनी बनी, इस कंपनी ने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड करना शुरू कर दिया ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के अंदर। चार्टर्ड कंपनी का एक और एग्जांपल हो सकता है हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये भी एक चार्टर्ड कंपनी है, 1694 में बनी थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में इस तरीके की कोई भी कंपनी नहीं है, और जब इस तरीके की कंपनी नहीं है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगने का भी सवाल नहीं होता। तो ये सिर्फ एक टाइप की कंपनी होती है, इसका आज के टाइम पे प्रैक्टिकली कोई भी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी सेकंड टाइप की कंपनी, जो होती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज। अब स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ। तो ये कंपनीज जो है स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती हैं। कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। तो हमें पता है इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट पास कराना हो तो कहां से पास होगा? तो दो तरीके हमारे पास, एक लोकसभा और दूसरी विधानसभा। आपने सुना होगा, लोकसभा का मतलब हो गया हमारा पार्लियामेंट और विधानसभा का मतलब हो गया हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर सेंट्रल का लॉ पास करवाना है तो कहां से होगा? पार्लियामेंट से। और अगर स्टेट का लॉ पास करवाना है तो कहां से होगा? स्टेट लेजिस्लेचर से। तो अगर कोई भी स्पेशल एक्ट पास करवा के उस स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई कंपनी क्रिएट करी जाए तो वो कंपनी हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज कहलाती है। इसके एग्जांपल इंडिया में कई सारे हैं, जैसे कि आरबीआई, ये हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी है क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट पास करवाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का अपना एक अलग एक्ट है। उसी तरीके से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी अपना एक अलग एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। उसी तरीके से एलआईसी हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी अपना अलग से एक एक्ट है, यानी ये भी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है, एलआईसी एक्ट 1956। इंडिया के अंदर ये जो एलआईसी है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। 1956 में जब ये एलआईसी बनी थी तब ये 243 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके बनी थी। सोचो कितनी बड़ी कंपनी होगी। 243 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके हमने एक कंपनी बनाई एलआईसी। तो एलआईसी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आपको समझ में आ गया स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनका अपना एक सेपरेट एक्ट होता है, स्पेशल एक्ट होता है जो कि पास करवाया जा सकता है या तो पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से। अब स्टैट्यूटरी कंपनीज के ऊपर कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। दीज आर मोस्टली कंसर्न्ड विद public utilities and the objective is not to earn profit but to serve people। तो ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं ये मोस्टली जो है पब्लिक यूटिलिटीज से डील करती है, यानी इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि पब्लिक को सर्व करना होता है। ये पब्लिक की सुविधा के लिए बनाई जाती है। जैसे कि हमारी रेलवे हो गई, ये भी हमारी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है क्योंकि रेलवे का अपना एक अलग एक्ट है। बैंकिंग कंपनी तो मैंने आपको बता दिया, आरबीआई, एसबीआई। उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी का भी अपना अलग एक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इनका भी अपना सेपरेट एक्ट है, तो ये भी हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज के अंदर आता है। इसी तरीके से और भी कई सारी कंपनीज हो सकती हैं। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई टू देम। तो इन स्टैट्यूटरी कंपनीज के ऊपर इनका अपना सेपरेट एक्ट तो लगता ही लगता है, यानी जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनी है वो एक्ट तो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा, लेकिन साथ में इनके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी लगते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर जब कभी भी इन कंपनीज के स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच कोई कंफ्लिक्ट आया या कॉन्ट्राडिक्शन आया, ऐसा कुछ हुआ कि कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और इनका स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है, तो उस केस में जो इनका स्पेशल एक्ट होगा वही प्रिवेल करेगा, यानी उसी की बात मानी जाएगी, ना कि कंपनीज एक्ट की। उस केस में इनके स्पेशल एक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इनके ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन तब तक ही अप्लाई होंगे जब तक कंपनीज एक्ट और इनके स्पेशल एक्ट के बीच कोई इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए। समझ में आ गया? चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली बाय अ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट। तो अगर आपको इन कंपनीज के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करवाना है तो वो पॉसिबल है सिर्फ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट से, यानी इनका जो स्पेशल एक्ट है आपको सबसे पहले उस स्पेशल एक्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज कहां से होगा? पार्लियामेंट से, यानी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो समझ में आ गया आपको? ये हो गया हमारे स्टैट्यूटरी कंपनीज। उसके बाद आते हैं हमारी तीसरी टाइप की कंपनी जो कि है रजिस्टर्ड कंपनीज, यानी वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। इन कंपनीज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वहां पर हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो डेफिनेशन कंपनी की बताई गई है वही डेफिनेशन इनके ऊपर भी लगती है, यानी ये वही कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेट होंगी अंडर कंपनीज एक्ट या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। अब देखो रजिस्टर्ड कंपनीज भी हमारी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं। बेसिकली 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन बुक्स में 4 पार्ट्स में लिखा होता है तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। एक होती है हमारी लिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के अंदर ही फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। इन चारों के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज देख रहे थे वहां पर हमने लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर मैंने इन चारों कंपनीज का मतलब और इनके बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले होता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो यहाँ पर जो हम लिमिटेड की बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं?
क्या कंपनी के लिए कर रहे हैं या कंपनी के मेंबर्स के लिए कर रहे हैं? तो यहाँ पर बात हो रही है कंपनी के मेंबर्स की, यानी लायबिलिटी किसकी डिसाइड करी जा रही है? कंपनी के मेंबर्स की। कंपनी की लायबिलिटी कभी लिमिटेड नहीं होती। ये थोड़ा है कि कंपनी कह सकती है कि मैंने किसी का 50 लाख का लोन देना है लेकिन मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है सिर्फ 25 लाख तक। ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी तब तक लायबिलिटी पे करेगी, पैसा पे करेगी जब तक उसके पास एसेट है। तो कंपनी ये कह के बच नहीं सकती कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ, मेंबर्स की लायबिलिटी जरूर लिमिटेड और अनलिमिटेड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और उस कंपनी का एक मेंबर है एक्स। इसने इस कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर 200 रुपए का है। तो टोटल इसने एबीसी लिमिटेड के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है? 20,000 रुपीज। अभी तक इसने जो है 150 रुपए पे करें पर शेयर पे, यानी अभी भी 50 रुपए पर शेयर देना बाकी है। तो अब एबीसी लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है? 50 रुपए, यानी वो पैसा जो अभी तक अनपेड है। तो शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है यानी 50 रुपए, उतने तक ही इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी होगी। उससे ज्यादा तो कंपनी इससे मांग नहीं सकती। और ये 50 रुपए जो है कंपनी कभी भी मांग सकती है। कंपनी में कॉल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम कंपनी इससे 50 रुपए मांग सकती है। अब लेट सपोज अगर मान लो कंपनी के जो एसेट है वो 10 लाख के होते हैं और कंपनी की लायबिलिटी जो है वो 15 लाख की होती है, यानी कंपनी को लॉस कितने का हुआ? 5 लाख का। तो 10 लाख के एसेट बेचकर 15 लाख की लायबिलिटी तो नहीं पे करी जा सकती। तो यहाँ पर 10 लाख के एसेट बेचकर 10 लाख की लायबिलिटी पे कर दी। अब बच गए 5 लाख रुपए। तो अब सवाल आएगा ये 5 लाख रुपए कौन पे करेगा? क्या कंपनी के मेंबर पे करेंगे? क्या ये एक्स पे करेगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उस केस में चाहे जितने मर्जी का भी लॉस आता रहे, चाहे जितने मर्जी की भी लायबिलिटी पे करनी बच जाए, लेकिन मेंबर से तो उतना ही पैसा मांगा जा सकता है जितना उसका शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट है। तो यहाँ पर इस 5 लाख रुपए का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लायबिलिटी 10 लाख की पे करी जाएगी, 5 लाख रुपए ऐसे ही रह जाएंगे। जिसके पैसे बच गए उसके बच गए, बात खत्म, उसको नहीं मिलेगा पैसा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितनी की उनके शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट रह जाती है। अगर एक्स ने शेयर खरीदने के साथ ही 200 रुपए पूरे पे कर दिए होते पर शेयर पे, तो उसका अनपेड अमाउंट बचता ही नहीं, तो उसके इसमें उसकी लायबिलिटी भी नहीं होती। तो समझ में आ रहा है आपको लिमिटेड बाय शेयर का कॉन्सेप्ट? उसी तरीके से हमारे दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर मेंबर्स जो है एक गारंटी अमाउंट बताते हैं कि हम कंपनी के अंदर इतना इतना पैसा पे करेंगे। सपोज एक गारंटी वाली कंपनी है जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं एक्स वाई जेड। एक्स ने गारंटी दिया कि मैं 3 लाख रुपए कंपनी में पे करूंगा, वाई ने भी 3 लाख रुपए पे करने की गारंटी दी है और जेड ने बोला कि मैं 4 लाख रुपए पे करूंगा। तो इन सब की गारंटी अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये गारंटी अमाउंट कंपनी कब मांग सकती है? सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही। अगर मुसीबत आती है तो इस गारंटी अमाउंट की पेमेंट करी जाएगी। मुसीबत आने का मतलब क्या है कि एसेट कम पड़ जाए और लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। मुसीबत तभी तो आएगी अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम होगी, तो उसको परेशानी तो नहीं कहेंगे। उस केस में तो उल्टा इन मेंबर्स को पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे एसेट 10 लाख के हो और लायबिलिटी 15 लाख की हो, यानी एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में लॉस कितने का होगा? 5 लाख का। यानी यहाँ पर जो है एसेट कम हो गई और लायबिलिटी ज्यादा हो गई। तो अब इस केस में वाइंडिंग अप के टाइम पे इन मेंबर्स से गारंटी अमाउंट मांगी जा सकती है। तो कितनी गारंटी अमाउंट मांगी जाएगी? क्या एक्स से 3 लाख, वाई से 3 लाख और जेड से 4 लाख मांगे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एसेट कम कितने की पड़ी है? 5 लाख की, तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही मांगे जाएंगे। गारंटी भले ही मेंबर ने जितनी मर्जी की दी हो, लेकिन कितना मांगा जाएगा? जितने की जरूरत है। तो यहाँ पर जरूरत कितने की है? 5 लाख की। एक्स वाई जेड 3:3:4 में ये पैसा देने वाले थे, तो अब ये इसी रेशियो में 5 लाख रुपए पे करेंगे। यानी एक्स जो है वो 1.5 लाख रुपए देगा और वाई जो है 1.5 लाख रुपए देगा और जेड जो है वो 2 लाख रुपए देगा। अब मान लो अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर लॉस 5 लाख की जगह 20 लाख का आ रहा होता, तो क्या यहाँ पर इन मेंबर से 20 लाख रुपए मांगे जा सकते थे? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम उतना ही मांगा जा सकता था जितने का उन्होंने गारंटी अमाउंट बोला था। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है? गारंटेड अमाउंट और लॉस विच एवर इज लोअर। समझ में आ गया? अब देखो, गारंटी अमाउंट कब मांगी जा सकती है? सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में, जबकि लिमिटेड बाय शेयर के केस में कॉल एट एनी टाइम, पैसा कभी भी मांगा जा सकता है। इसी तरीके से हमारी तीसरी कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, यानी वहां पर गारंटी अमाउंट भी है और शेयर कैपिटल भी है। तो उस केस में क्या होगा? इन दोनों कंपनी का कॉम्बिनेशन है, दोनों को जोड़ दो। तो उस केस में मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? अनपेड अमाउंट प्लस गारंटेड अमाउंट, दोनों को जोड़ दो, मेंबर की लायबिलिटी आ जाएगी। और एक और बचती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर कंपनी में 5 लाख का लॉस आएगा तो मेंबर्स 5 लाख रुपए पे करेंगे। अगर कंपनी में 10 लाख का लॉस आएगा तो मेंबर्स 10 लाख रुपए पे करेंगे। जितने का भी लॉस होगा मेंबर्स सारा लॉस पे करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इन कंपनीज को क्या लिखा हुआ था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की अगर मैं बात करूं, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय एवरी मेंबर, जितना अमाउंट अनपेड है शेयर पे उतनी लायबिलिटी होगी मेंबर की। दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी, अमाउंट गारंटेड बाय एवरी मेंबर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उस टाइम पर जितनी अमाउंट गारंटी करी गई थी उतनी अमाउंट पे कर दी जाएगी। नेक्स्ट है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर गारंटी अमाउंट भी है और शेयर कैपिटल भी है।
तो उस केस में क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, जो अमाउंट अनपेड है और जो अमाउंट गारंटीड है उन दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एग्रीगेट कर लो, मेंबर्स की लायबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनी, यानी यहाँ पर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एवरी मेंबर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी until all the debts of the company are paid in full। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारे रजिस्टर्ड कंपनी के क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमने 3 कंपनीज देखी, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक अनलिमिटेड, दूसरी लिमिटेड। मैंने आपको लिमिटेड भी बता दिया, अनलिमिटेड भी बता दिया। इसके अंदर फर्दर 3 कैटेगरी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी। ये भी हमने समझ लिया। तो हमारा पहला बेसिस भी खत्म हो गया, साथ के साथ दूसरा बेसिस भी खत्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे हमारा तीसरा बेसिस, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। इसके अंदर हमारी 4 कंपनीज आएंगी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी। तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, तो हमारे सबसे पहले आता है प्राइवेट कंपनी, जो हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ध्यान से सुनना। जनरली अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट कंपनी की या फिर पब्लिक कंपनी की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, प्राइवेट कंपनी का मतलब छोटी कंपनी और पब्लिक कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी। अब आपके दिमाग में ये क्यों आता है वो हम यहाँ पर समझेंगे।